हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं केवीएस टीजीटी पीजीटी के सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। आप सभी ने जो है अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट भी कर दी होगी। काफ़ी लोग पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे इंटरव्यू की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रिटन टेस्ट हुआ था टीजीटी पीजीटी का, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास का कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं था, नहीं प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी में हिंदी विषय से इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ के जाना है साहित्य का इतिहास, लेकिन जितना पढ़ कर जाना है शॉर्ट में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभाजित किया है। पहले काल का नाम है आदिकाल, जिसकी जो समय सीमा है वो है 1050 से 1375 विक्रम संवत। दूसरा जो काल है वो है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं, और इसकी जो समय सीमा है वो है 1375 से 1700 विक्रम संवत। उसके बाद जो तीसरा है वो है उत्तर मध्यकाल, जिसकी समय सीमा है 1700 से 1900 विक्रम संवत। और अंतिम है आधुनिक काल, जो कि 1900 से लेकर वो अब तक जो है चल रहा है। यहाँ पर 1900 से 1984 लिखा हुआ है विक्रम संवत, लेकिन ऐसा नहीं है, 1900 से लेके ये अब तक चल रहा है। इसके अंतर्गत भी कई सारे काल आ जाते हैं, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इस प्रकार करके। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 4 नाम कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। देखिए, अब उन्होंने जो है इनका नामकरण किस आधार पर किया, क्यों इसे वीरगाथा काल कहा, क्यों भक्ति काल कहा, क्यों रीति काल कहा और क्यों इसे गद्य काल कहा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बाकी अन्य अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। पिछली वीडियो में जब मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक से पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है। आप लोग चाहें तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ शॉर्ट में इतना ही समझें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें 4 भागों में विभाजित किया, और उन्होंने ये जो नामकरण किया है इनका, ये इनके युग की प्रवृत्ति के आधार पर किया है कि इस युग में, इस समय सीमा में कौन सी ऐसी प्रवृत्ति थी जो प्रधान रूप से मौजूद थी, जो रचनाएं थी उसमें हमें क्या देखने को मिला, उसी आधार पर इन्होंने इनका नामकरण किया है। आदिकाल की बात करें तो इसे वीरगाथा काल क्यों कहा गया, क्योंकि जो राजाश्रित कवि थे और चारण थे, वो जिस प्रकार से नीति, श्रृंगार आदि के दोहे जो राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या फिर गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। और यही जो परंपरा थी, इसे रासों के नाम से जाना गया, और इसी रासों को लक्ष्य करके रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा, क्योंकि इसमें जो है वीर रस से रचनाएं जो अधिकतर होती थी, इसलिए इसे वीर गाथा काल कहा। अब बात करते हैं कि भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल से भक्ति काल भी कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि भक्ति काल क्यों कहा गया। भक्ति काल भी देखिए जो है इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो इसमें फिर हुई सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा के अंतर्गत भी 2 शाखाएं आई, एक रामाश्रयी शाखा और एक कृष्णाश्रयी शाखा। और निर्गुण धारा के अंतर्गत भी 2 शाखाएं हुई, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। सबके प्रमुख प्रमुख संत, प्रमुख प्रमुख कवि, रचनाकार रहे हैं। इसका मुख्य रूप से समय सीमा इसकी 1375 से 1700 विक्रम संवत रही। भक्ति काल को देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। रामविलास शर्मा ने इसे लोक जागरण काल कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण कहा। अब आते हैं रीति काल पे, जिसे कि उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी जो समय सीमा है वो है 1700 से 1900 विक्रम संवत। तो देखिए फ्रेंड्स, रीति काल के भी अनेक नाम हैं, जैसे कि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, रमाशंकर शुक्ल ने इसे कला काल कहा, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। इसमें जो है श्रृंगार रस से संबंधित बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, तो इसलिए इसे जो है श्रृंगार काल भी कहा जाता है। और अलंकारों का प्रयोग खासकर रचनाओं में देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसे अलंकार काल भी कहा जाता है। इसी तरह इसे क्या कहा जाता है? रीति काल। अब आइए आधुनिक काल की बात करते हैं, जिसे हम गद्य काल कहते हैं। गद्य की शुरुआत देखिए तो वीरगाथा काल में कुछ रचनाएं देखने को मिली थी, लेकिन वे रासो काव्य थे, जो
आज का गद्य है, यानी कि जिस गद्य को आज हम लोग जानते हैं, जैसे उपन्यास है, कहानी, निबंध है, तो इसका जो आविर्भाव हुआ वो यहीं से हुआ 1900 के लगभग से। इसीलिए इसे जो है रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा। जितने भी आपके गद्य विधाएं हैं, चाहे रेखाचित्र हो, संस्मरण हो, कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, सभी की सूत्रपात जो है वो यहीं से हुई हिंदी में। इसीलिए इसका नाम उन्होंने गद्य काल रख दिया। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो इनके नामकरण हुए हैं, या इनकी काल की विशेषता क्या है। जो विशेषता है उसी के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। अलग अलग सबकी विशेषताएं हैं, रचनाएं हैं। जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको आपको याद करना होगा। हालांकि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिस पर जो है हिंदी साहित्य क्षेत्र में या काव्य क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं और 22-23 में वो पुरस्कार किसे मिले हैं, उसे मैं आपको बताऊंगी। बाकी आप लोग चाहें तो नोट्स बना कर रख सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत ही अच्छी बात है। आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों, अलग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो भी अगर आप नोट्स बना कर रखते हैं तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। मान लीजिए जो भी लोग शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, वे किसी अन्य एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बाद में देंगे, तो लगभग उनकी 80% तैयारी पहले से ही हुई रहेगी। बस उनको उस 80% का रिवीजन करना होगा और बाकी 20% ही नई चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।